सबसे पहले आपकी तरफ से किए गए कार्य हर किसी को इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। पर्यावरण के लिए काम करने का आपने कैसे सोचा, पहली चीज, और अभी तक कितना काम पर्यावरण को लेकर आपने किया? धन्यवाद पूर्णिमा जी। सर्वप्रथम तो भारत 24 को मैं धन्यवाद देता हूं कि रायपुर की धरती में आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को कहने के लिए। पर्यावरण के लिए मैंने पहले भी कई दफ़े मंचों पे अपनी बात कही है कि रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के तहत हम वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। रायगढ़ में 6 एकड़ की हमारी एक नर्सरी है, उसमें 3 लाख पौधों के हम निर्माण करते हैं प्रतिवर्ष, और प्रतिवर्ष 50,000 पौधे नहीं पेड़। जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा हम अपनी ऊंचाई से बड़े 10 फुट 12 फुट के पेड़ कहना चाहिए उसको, हम सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पूरे रायगढ़ अंचल में विशेषकर जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है उनके साथ मिलते हैं, चर्चाएं करते हैं, गोष्ठी करते हैं। हमारी पूरी टीम जाती है, हमारा पूरा रथ चलता है। और वर्षा काल में जुलाई अगस्त सितंबर ये जो 3 माह होते हैं पूर्णिमा जी, बहुत अहम होते हैं वृक्षारोपण के लिए। और हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में पूरे रायगढ़ अंचल में लेकर चलते हैं। इस वर्ष बताना चाहूँगा कि सबसे अधिक जो हमको लाभ मिला है, जो हमें अभी पैशन के साथ हमने काम किया है, इस वर्ष किया है पूरे ग्रामीण अंचल में, रायगढ़ क्षेत्र के पूरे ग्रामीण अंचल में हमने प्रत्येक गांव में, कोड़पाली, आपके उधर पुशौर, लोइंग, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर हमने वहां के क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बहुत प्रसाद मिला और बहुत आशीर्वाद मिला। 10 फुट 12 फुट के फल के ऑक्सीजन देने वाले बड़े बड़े जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, हमने लगाए हैं और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है। 50,000 पेड़ हम हर साल लगाते हैं रायगढ़ क्षेत्र में। एक कहावत है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं चलता गया और कारवां साथ चलता गया। और कुछ इसी तरीके से आपने इसको चरितार्थ करते हुए दिखाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन जिनसे आप जुड़े रहे, फिर भी आपके मन में ख्याल आया कि मैं अपनी एक अलग से फाउंडेशन बनाता हूँ। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और खास तौर से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अलग से फाउंडेशन बनाने का विचार क्यों? रामदास द्रौपदी फाउंडेशन की जहां तक बात कर रही हैं आप, रामदास मेरे पिताजी का नाम है, द्रौपदी मेरे माताजी का नाम है। मैं बताना चाहूंगा मित्रों, मैंने अपने माता पिता के सामने ही फाउंडेशन बनाया। हम मेमोरी में याद नहीं तो करते ही हैं। मैंने अपने माता पिता के सामने ही उनके नाम से फाउंडेशन बनाया और उसी कार्यक्रम में वही चीफ गेस्ट रहे और स्वयं उन्होंने अपनी बातें रखी। आप सोच सकते हैं कि जब कोई माता पिता का, जो कोई जिनके भी माता पिता जब अपने पुत्र द्वारा बनाए गए उनके नाम से फाउंडेशन में यदि वो शिरकत करें तो उन्हें कितना संतोष होगा जीवन में कि उनके बच्चे किस राह में चल रहे हैं। हमने उनके सामने इसको अंजाम दिया और हम 10 सेक्टर में काम करते हैं इसमें, लेकिन पर्यावरण प्रमुख है क्योंकि हमारा मानना है विकास की जितनी बात शासन करती है, अभी अभी बहुत से मंत्रीगण आए और सबने अपनी बातें बताई विकास की। जो भी विकास आप यदि करते हैं तो बगैर प्रकृति के दोहन बिना नहीं कर पाएंगे। आप इस हॉल में बैठे हैं, जब ये हॉल नहीं बना होगा, ये होटल नहीं बना होगा, यहाँ पर पेड़ होंगे, जंगल होगा, निश्चित रूप से आपने उसे काटा है तब आपने ये इमारत खड़ी की है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जब हम विकास करते हैं तो पर्यावरण को केंद्र में रखकर करें। सरकार की जितनी योजनाएं हैं पर्यावरण को केंद्र में रखकर करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पर्यावरण के बिना आपका विकास हो नहीं सकता, ये आप निश्चित मान लीजिए, आपका जीवन अधूरा है। पर्यावरण सिर्फ वृक्षारोपण से नहीं होता है, पर्यावरण में बहुत से मुद्दे हैं। जल स्तर का होना, आप देखेंगे सारे तालाब सूख गए हैं, नदियां सूख गई हैं, बहुत ही चिंतनीय विषय है, ये कुछ बहुत गंभीर विषय है। पर्यावरण बोलने से आपको कोई भी कार्य करना है, आपको जीवन शैली है, अब जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को नुकसान कर कर ही अब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं, इसकी बहुत लंबी इसकी गाथा है। मैं इतना संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि पर्यावरण को केंद्र में रखकर जीवन जिए, मेरा ऐसा मानना है। और रामदास द्रौपदी फाउंडेशन इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रतिवर्ष 50,000 पेड़ तो लगा ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ जन आंदोलन बने, प्रत्येक व्यक्ति इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में करे। सरकारें तो करती हैं, करती रहेंगी, लेकिन सरकारों का उतना परिणाम मिलता नहीं है क्योंकि ये पौधे लगाते हैं। पौधे तो मैं कहता हूँ भ्रूण हत्या है, पौधे तो लगाने नहीं चाहिए। पौधों को आपको अपने घरों में, बाड़ी में, इस नरवा गुरुआ बाड़ी बोल रहे हैं, यदि कांग्रेस चाहती तो नरवा गुरुआ बाड़ी में प्रत्येक महिलाओं को उनके बाड़ी में अगर यह कहती आप 1000 पेड़ बड़ा करें, हम आपको यह मूल्य देंगे। बेरोजगारी भत्ता क्या है, उनको काम बता दीजिए। उनके पास यदि रोजगार नहीं है, मैं बताता हूँ रोजगार, आप पर्यावरण का रोजगार बताता हूँ आपको। अब कौन कहता है कि बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं है। जब आप उसको 3,000 महीना, 1,000 महीना, 5,000 महीना देने को तैयार हैं तो उनको आप काम भी बता सकते हैं। आपकी नीयत ही नहीं है काम बताने की, उसको बेरोजगार रखने की नीयत है आपकी। यदि आप चाहें
तो प्रत्येक घर में नर्सरी बन सकती है, गांव में प्रत्येक घर में, उसके बाड़ी में महिलाएं इस काम को कर सकती हैं। और अपने से ऊंचा जब पेड़ हो जाए, उसी गांव में, उसी अंचल में, तालाब किनारे, ऐसी बहुत सी जगह हैं, सड़क के दोनों ओर जगह की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। मैं कहता हूं इस धरती को जंगल बनाना चाहिए सर्वप्रथम। ये बिल्डिंगें तो बनती रहेंगी, आपको यदि जरूरत है पेड़ काटिए, कौन मना करता है? हम पेड़ काटने को मना करते हैं, क्यों करते हैं? आप पेड़ लगाते नहीं हो। आप पेड़, पूरी धरती को पेड़ से भर दीजिए ना, आपका जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। अब सिर्फ मनुष्य थोड़ी रहते हैं इस धरती में, और भी जीव जंतु रहते हैं, उनका पेट कौन भरेगा? हम अपने पेट नहीं भर पा रहे। 1 रुपये किलो चावल, शासकीय योजनाएं सुनते 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 कान फट गए। ये धान का 2500 या 2800, 3600, पता नहीं पूरा देश बेच देंगे। तो सुनील रामदास जी, आप मैं बहुत आक्रोशित हूँ। नहीं, मैंने इसीलिए इसे कहा कि क्योंकि एक सामाजिक सेवा जो आप करते हैं, उसके साथ साथ अभी आपके अंदर का एक पॉलिटिशियन जागा, और उस पॉलिटिशियन के जागने के साथ ही आपने जो सवाल किए हैं सरकार से, उस पर भी मैं आपसे विस्तार में बात करूंगी। लेकिन आप जब ये कह रहे थे तो बाहर बादल गरज रहे थे, यहाँ एक आप गरज रहे थे और बाहर बादल गरज रहे थे, गड़गड़ा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर आपने जो कहा, उससे मैं क्या ये समझूं कि अगर आपने कहा कि प्रकृति के दोहन के बगैर विकास नहीं हो सकता, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम प्रकृति से अगर ले रहे हैं तो प्रकृति को वापस करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप सृजन कीजिए। हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, आप सोचिए मैं ही करूं, मुझे क्या करना, मुझे ही करना, इस भाव से जीवन जिए। हम ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसमें जाते हैं, दूसरों की बुराइयों में जाते हैं। हमें क्या करना है, अपने दायित्व को ध्यान नहीं देते हैं हम। जब हम ये सोच लेंगे अपने जीवन को कि मुझे क्या करना से मुझे ही करने का भाव पैदा करेंगे, तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते हैं। हर कार्य कर सकते हैं और करना चाहिए। अच्छा, सरकार ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ बनाएंगे, नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आपके नजरिए से, क्योंकि आज आप इस मंच पर हैं, विजन ऑफ न्यू छत्तीसगढ़ है क्या? देखिए, सबके अपने अपने जुमले हैं, अपने अपनी बातें हैं। छत्तीसगढ़ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है, ये सत्य है। मुझे पुरानी 75 साल की बुरगाथा पढ़ने को, देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ तो यदि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी न होते तो छत्तीसगढ़ बनता ही नहीं। यदि कांग्रेस का शासन चलते रहता, छत्तीसगढ़ का निर्माण कभी नहीं होता। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनना ही नहीं था। वो चाहते थे पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। मुझे बहुत सी बातें पता है इसके पीछे गर्भ में। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया है। और नवा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो नवा छत्तीसगढ़ जब बनाया तो उसी दिन से नवा छत्तीसगढ़ बन चुका है। अब छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे करें उसकी बात करनी चाहिए। नवा छत्तीसगढ़ क्या होता है? जब छत्तीसगढ़ बना उसी दिन नया छत्तीसगढ़ बना है। तो क्या है विजन ऑफ न्यू छत्तीसगढ़ आपके हिसाब से? छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा प्रदेश है हमारा। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ के लोग जाति धर्म में नहीं बढ़ते हैं। आप आए दिन समाचार पढ़ते होंगे, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये वो। उत्तर प्रदेश में, असम में, छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है यहाँ कभी भी जात पर बात नहीं हुई, कभी धर्म पर बात नहीं हुई। यहाँ पर भाईचारा बहुत अच्छा है। सभी धर्म, जाति, पंथ, मजहब के लोग रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। प्रॉब्लम क्या है कि जो खजाना होता है सरकार का, उसकी अपनी एक मर्यादा है। और जब कोई भी दल अपना मैनिफेस्टो बनाता है तो ये दे देंगे, वो दे देंगे। जब उसका गणना करोगे आप कैलकुलेशन में, तो उतना उनके पास धन है ही नहीं जो दे सके। वो प्रमाणित कर दें मैनिफेस्टो के आधार पे कि उनका जो खजाना है वो उनकी इजाजत देता है क्या, वो दे सकते हैं क्या। अब जनता समझ चुकी है। पोर्टल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तो हावी हो चुकी है। कोई छींकता भी है तो पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अब वो सब चलेगा नहीं। वो कोई बातें करने पर विश्वास होगा, कहने पर कोई विश्वास नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कि ये जितनी मैनिफेस्टो में लॉलीपॉप है, उसी आधार पर सरकारें बनाने की जो कवायद चल रही है पूरे देश में, इससे बचना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो किस किस तारीख को कब कब लागू करेंगे और कैसे लागू करेंगे। अभी तो मैं सुशांत सिन्हा की देख भी रहा था, वो सब भी आ रहा है। चुनाव आयोग करने वाला है। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास खजाने में पैसा कितना है और आपकी स्कीम क्या है, आप कैसे देंगे, वो सब भी आ रहा है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर काम होना चाहिए, वो काम दिखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने रायगढ़ को लेकर बहुत काम किया। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ें वहां से, आप वहां से विधायक बने और उसके बाद आप लोगों की सेवा कर पाए। विजन ऑफ रायगढ़ के तौर। वैसे तो सेवा करने के लिए विधायक बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेवा तो आप कर सकते। मैंने एक बार बहुत मंच में बोला भी था कि देश में सांसद कितने होंगे, 545।
विधायक कितने होंगे? 7,000। प्रधानमंत्री कितने होंगे? 1। मुख्यमंत्री कितने होंगे? 31। एक समाज सेवी तो हर घर से निकल सकता है। तो समाज सेवा की कोई तुलना नहीं है, समाज सेवा तो करना ही चाहिए। और हर एक राजनेता को पहले समाज सेवा करना चाहिए, और यदि वो विधायक भी हो तो भी समाज सेवा करना चाहिए। उसको अपने पैशन बताना चाहिए। जो सरकार की नीतियों का तो पालन करेंगे हम, खुद क्या उसका क्या एम्बिशन है, खुद अपने खाते में क्या है, उसको किस क्षेत्र में रुचि है। मुझे मान लो पर्यावरण में है, उसको हंगर में होगा, उसको और भी किस क्षेत्र, सिंगिंग में होगा, डांसिंग में होगा, पेंटिंग में होगा, महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना होगा। उसको जिसमें इच्छा, उसको प्रत्येक व्यक्ति को एक पैशन तो जीवन में लेना ही चाहिए। जैसा मैंने पर्यावरण को लिया है, पर्यावरण हमारा पैशन है। हम 50,000 बड़े पेड़ जीवन भर ईश्वर हमें शक्ति दे, हम लगाएं और लोगों को प्रेरित करें। रायगढ़ की जहाँ तक बात है, रायगढ़ मेरी कर्मभूमि है, रायगढ़ से मुझे बहुत प्यार है। 2013 में मैंने टिकट मांगी थी, नहीं मिली, क्योंकि राजनीति में भी मेरा ऐसा मानना है, जो यस मैन होगा उसी आगे लाते हैं। जिनमें काबिलियत होती है उससे डरते हैं कि यह मुझसे बेहतर कर लेगा। तो वो एक माइनस पॉइंट होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होने से या ज़्यादा कर्मवीर होने से उसका माइनस पॉइंट होता है। आजकल राजनीति में यस मैन ज़्यादा जरूरी है सभी को, अन्य जिलों में। मेरा रायगढ़ की जहाँ तक बात है, रायगढ़ में विकास की संभावनाएं बहुत है। 18 में भी मैंने मांग की थी, अभी 2023 चल रहा है। रायगढ़ में मैं अभी 6 महीने से लगातार सक्रिय हूँ। मैंने अभी भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात कही है, सभी नेतृत्व से बात कही है, लेकिन मैं उसको अपना वो नहीं मानता। वो एक मेरा अभी चुनावी समय है, और चूंकि अभी टिकट मिलना है सबको, इसलिए मैंने बात रखी है। लेकिन उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा लेने देना नहीं है, हताश नहीं हूँ। मुझे क्या करना है मुझे पता है। मेरा प्लान जीवन का, मुझे आज 55 साल मेरी उम्र हो गई है, 20 साल का और प्लान है। मुझे पूरा प्लान खा खींचा हुआ है, बच्चों को बताया हुआ है कि बेटा क्या करना है। क्योंकि लेकिन हाँ, यह है, आप देखेंगे राजनीति में आने का कारण यह है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यदि वो अच्छे समाजसेवी होते तो कितना काम करते, एक सीमित कार्य कर पाते। आज प्रधानमंत्री हैं तो क्या काम नहीं कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते वहां तक जा रहे हैं। अभी अभी कुछ नेताओं ने कहा ये हमारे शासन का था, ये हमारे शासन का था। अरे आपके शासन का तो था, ब्यूरोक्रेट से तो रखा भी था, नोटबंदी भी रखा था, जीएसटी भी रखा था, खाद्यान्न योजना सब रखा। ये बात सही है, हर शासन में होता है। लागू किया क्या आपने? इच्छा शक्ति थी क्या? नहीं थी, लागू नहीं किया ना आपने। सोचा, लगता है कि पोजीशन आती है तो उसके साथ संसाधन भी बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आप जो करते हैं वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी मोदी जी जितना अच्छा कर रहे हैं मैडम, उनको करने देना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी को, पूरे देश के राजनीतिक दलों को बहुत अच्छा विपक्ष बनने की तैयारी करना चाहिए। उनको भी चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हम अच्छा विपक्ष निर्माण करेंगे, ताकि आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आपने यहाँ की सरकार का जिक्र किया, यहाँ पर सरकार ने भी तो बहुत सारे पौधारोपण के कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ सरकार के ही कुछ करने से नहीं होता? आप हैं, आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पौधारोपण के मामले में तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, पौधारोपण तो करना नहीं चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। किसी सरकार के पास वृक्ष नहीं है पूरे देश में। पौधे जरूर हैं नर्सरी में, फॉरेस्ट में, उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। 10% भी सक्सेस नहीं है। ट्री गार्ड लगाइए 1500 रुपए का, एक तरफ बोलते हो धन नहीं है, एक तरफ ट्री गार्ड लगा रहे हो। अरे 200 रुपए पेड़ नहीं पड़ेगा, वो 4 साल का पेड़ को घर में बड़ा कीजिए, 200 रुपए लागत भी नहीं आएगी उसकी, और वो लाखों में लग जाएंगे। सरकार तो कर ही नहीं सकती इसको। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो स्कूल हो, कॉलेज के मालिक हो, देश में उद्योगपति हैं, मैं जितने भी आपके रायगढ़ में उद्योग हैं उनको मैं कहता हूं, कलेक्टर को बोलना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए, उनको 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन देनी चाहिए, आप इसे लघु जंगल बना के दीजिए। लेकिन सब कागजों में होता है। अंतर कैसा है आपके और सरकार के प्रयासों में? किस तरीके का अंतर? आप बहुत अंतर है। सरकार का काम जागरूकता लाना है, वो ला रही है, लेकिन सरकार इसको बहुत अच्छा अंजाम नहीं दे सकती। इसको बड़े उद्योगपति, सामाजिक व्यक्ति लोग और गांव में रहने वाले लोग, महिलाएं खास करके, मैं फिर कहना चाहूँगा दोबारा कि हर गांव में महिलाओं को, युवकों को नर्सरी में काम करवाना चाहिए, बड़े पेड़ लगाने चाहिए, फल वाले, बगैर फल वाले, सभी तरह के औषधि वाले, और उसी को वृक्षारोपण करना चाहिए। सरकार की बस की बात नहीं है। पर्यावरण को लेकर आपका डेडिकेशन आपके कार्यों से भी और आपकी बातों से भी पता चलता है, लेकिन ये भी देखा है कि धर्म के प्रति भी आप उतने ही ज्यादा समर्पित हैं। राम मंदिर समिति के आप उपाध्यक्ष हैं। राम मंदिर को आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? भारत देश तो ऋषियों मुनियों की, रामकृष्ण की धरती है, सनातनियों की धरती है। अन्य राजनीतिक दल घुमा घुमा के बात करते हैं कि ये सभी का देश है, सभी का देश है। हम कब कहते हैं सभी का देश नहीं? हम कहते हैं ये हमारा देश है और आपका भी है, हम भी तो कहते हैं। और
सनातन रहेगा। ये तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हिंदुत्व क्या है? एक जीवन शैली है, जीने की पद्धति है। अगर हिंदू रहेंगे, सनातन रहेगा तो सभी धर्म रहेंगे। आप पूरे विश्व में देख लीजिए, आज पूरे भारत का डंका क्यों बज रहा है? सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र है उसका डंका नहीं बज रहा है, क्रिश्चियन राष्ट्र है उसका डंका नहीं बज रहा है, या सभी धर्म के लोग, पंथ के लोग, मजहब के लोग रहे हैं, फिर भी डंका बज रहा है। तो निश्चित रूप से सनातन में, हिंदू में कोई बात नहीं, लेकिन सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, सनातन जो शाश्वत वही सत्य सत्य है, है। लेकिन फिर भी सनातन को लेकर बयानबाजी होती है और सनातन की तुलना बहुत सारी बीमारियों नहीं, से वो कर दी वोट जाती बैंक की राजनीति है। पहले के दलों को लगा कि हम सभी की बात करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। अब उनको लगा कि जनता समझ चुकी है, जनता आंदोलित हो चुकी है सनातन के ऊपर, इसलिए ये इन लोग भी अब राम की बात कर रहे हैं, राम वनगमन की भी बात कर रहे हैं, पद की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता चाह रही है। अब सभी, लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि आपने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के मंदिरों को उतनी महत्ता नहीं दी बीजेपी ने जितनी आज वो दे रहे हैं। ये तो खैर बहुत हास्यास्पद बात है, ये तो उनका आरोप बहुत निराधार है। आप महाकाल देखेंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर देखेंगे, अयोध्या देखेंगे। नहीं, वो कहते हैं मथुरा छत्तीसगढ़ में आपने अनदेखी की। तो छत्तीसगढ़ में कोई देखी नहीं की, कभी नहीं की। रायगढ़ में राम मंदिर बना है, वीआईपी रोड में। छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, मैं वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। आप अनदेखी कह रहे हैं। हमने जब राम मंदिर निर्माण किया रायपुर में, तभी हमने घोषणा उसमें ब्रोशर में लिखा था, जिस दिन रायपुर में राम मंदिर, रामलला बैठेंगे, राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और योगी जी खुद आए थे प्रतिष्ठा में, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ में। तो ये तो खैर बहुत बेमानी बात है। लेकिन जो राम वनपथ गमन बनाया जा रहा है उसको लेकर तो वो तो सेम लाइन एंड लेंथ पर है ना। उठाकर देखें, गडकरी जी ने बहुत पहले घोषणा की थी। जब पहला कार्यकाल आया था, गडकरी जी ने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ की। ये तो कांग्रेस सरकार करेगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका सिर्फ क्रेडिट ले रही है? जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ इसका क्रेडिट ले रही है, काम उसने कुछ नहीं। क्रेडिट नहीं पाएगी, काम करना पड़ेगा। जनता चाह रही है, अब काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, और हम स्वागत करते हैं उनका। नहीं तो आपको लगता है कि आपके जो राम को लेकर जो आपका एकाधिकार है, या बीजेपी का जो एकाधिकार है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस हस्तक्षेप कर रही है, या उसको अपने पाले में ले जा रही है? एकाधिकार था, ये बात सत्य है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब बाकी सभी राम को अपनाने लगे हैं। अब एकाधिकार पर राम तो सबके हैं सर। कह तो रहा हूँ, पहले वो नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। पर राम पर सियासत क्यों? सियासत इसलिए कि वो राम को मानते नहीं थे, इसलिए सियासत होती थी। अब राम को मानने लगे हैं। तो आपको लगता है कि तो हम क्या रावण की सियासत करें? किस पे करें? तो आप राम की सियासत, लेकिन आप कह रहे हैं कि करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, राम सीता हमारे माता पिता हैं, और हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सियासत करनी चाहिए, उसका पक्ष में बात करनी चाहिए। हम पूरे, हमारा जीवन के लिए अर्पित है, और हम जब तक जीवित रहेंगे, हमारा सनातन जब तक जीवित रहेगा, राम की बात करेगा। आप सियासत समझे, ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। लेकिन सियासत का मसला तो 2023 भी है, सियासत का मसला तो 2024 भी है। अब तो खैर अब और 15 साल बनाम 5 साल, राम वाली कांग्रेस कहती है कि उनके 5 साल ज्यादा भारी है। अब राम वाली बात तो बीते जमाने की बात हो गई। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। अब राम पर हमारा जो हमको चाहिए था हमें मिल चुका है, अधिकार राम पर। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होगी जनता पर, कि जनता की विकास की बात करेंगे, पर्यावरण को केंद्र में रखकर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक माता पिता की तरह काम किया। कैसे? आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? जो उनको अच्छा लगे, कि जो उनके लिए ठीक हो। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को लालन पालन कैसे करता है? अब आपके बच्चों को ठीक लगे वो करता है, कि उनके लिए अच्छा हो वो करता है। मोदी जी देश की जनता के लिए जो उनके अच्छा लगे वो नहीं करते, जो उनके लिए अच्छा हो वो करते हैं। और ये यहाँ की सरकार नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के सरकार लिए करती है, यहाँ की भी कर रही है। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ 4.5 साल काम किया है? मानते हैं आप ये? नहीं, काम किया उन्होंने। अभी कुछ देर पहले बताया भी गया है, 85% जनता किसान है, उनका ध्यान रखा गया है, अच्छी बात है। किसानों के लिए मतलब उन्होंने काम किया, और ऐसा उनका कहना है, जबकि उन्होंने सिर्फ मूल्य देने का काम किया है। आप देखिए, 2200 रुपए का मूल्य देती थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा 2500। आप उनसे पूछेंगे किसानों के लिए क्या काम किया, वो मूल्य की बात करते हैं। आप समझिए, मूल्य देना एक सुविधा देना है। एक किसान के लिहाज से वो मूल्य की सुविधा कितनी बड़ी है? लेकिन किसान को क्या अच्छी सड़कें चाहिए, किसान को अच्छे खाद्य चाहिए, किसान को अच्छे बारदाने चाहिए, किसान को सोलर पंप चाहिए, किसान को पानी की व्यवस्था चाहिए, उसको मूल्य भी चाहिए। रामदास, मूल्य ठीक है, 2200 का 2500 तो किया, 300 रुपये ज्यादा तो दिया उस समय। उनके मैनिफेस्टो के
देखिए, आप जहाँ तक 15 साल 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में इतना काम किया कि अभी 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया तो भी चल गया। 5 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप ये डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट किया या नहीं किया? डेवलपमेंट, विकास कार्य कुछ भी नहीं किया। विकास कार्य कुछ हो ही नहीं सकता, उनको उसके लिए धन चाहिए, है ही नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि धान का कटोरा सुनहरा ना होकर खाली हो गया? नहीं, खाली नहीं हुआ। जहाँ तक किसानों की बात है, आज 2500 दे रहे हैं, 2800 की घोषणा भी हो चुकी है। किसानों के हक में है, होना भी चाहिए। आप देखिए 5 साल हो गया, 5 साल में तो मूल्य दुगना हो जाता है। आप बैंक में जाइए, पैसा रखिए अपना 100 रुपए, 7 साल में वो तो 200 हो जाता है। यदि 5 साल पहले आपने 2500 दिया तो 7 साल में तो 5000 हो जाना चाहिए। आप समझिए बात को, आप तो इस गणित को समझिए। आप 1 लाख रुपए रखिए बैंक में, 7 साल में दुगुना 2 लाख रुपया हो जाएगा। यदि 5 साल पहले 2500 दिया गया तो आज तो 5000 हो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक गणित को जानता नहीं है, ये सब बातें कर रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी कुछ पूछ पा रही है, ना कांग्रेस कुछ पूछ पा रही है। मैं आपको बता दूं, आप बताइए कि जितने भी मैनिफेस्टो में जो घोषणा हो रही है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? यदि यहाँ का प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ेगी, जनता की आय नहीं बढ़ेगी, तो आपके पास खजाना पैसा ही नहीं सकता। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि गरीबी रेखा से बहुत ऊपर, लगभग 40% के ऊपर लोग निकल चुके हैं, खासतौर से नहीं, छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से निकल चुके हैं। पूरे भारत देश की जनता खुद मेहनत कर रही है। राजनीतिक दलों का तो अपना जो है वो तो चल ही रहा है उनका सहयोग, लेकिन जनता भी खूब, देश की जनता भी मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से गरीबी रेखा बहुत कम हुई है, इसीलिए राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में ये दे देंगे वो दे देंगे बोल रही है। इस बात को समझिए। आजकल फ्रीबीज का बहुत चलन चला हुआ है, जिसको हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। जी। लेकिन रेवड़ी और रबड़ी को लेकर प्रदेश के मुखिया बड़े हमलावर हैं। अरे, अब दिल्ली की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी के भी बोल रहे थे, पंजाब की बनी, उनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। खाली वो क्या दे देंगे उसी पे बात कर रही है, क्या करेंगे उस पर बात ही नहीं हो रही है। मूल्य तो देंगे, वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, मूल्य डेवलपमेंट नहीं होता, किसी भी चीज़ का मूल्य देना, आपके कृषि उपज का मूल्य देना, एक किसान भाई को उसके उतना जीवन के लिए उसको सपोर्ट करना होता है, होना चाहिए। लेकिन पूरे देश का विकास, राष्ट्र का विकास, प्रदेश का विकास, जिले का विकास कब होगा? जब वहाँ पर आप अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी सड़कें और भी उसके अलावा आपकी जो कला संस्कृति है। अभी रायगढ़ में अभी आदिवासियों की बात हो रही थी, आदिवासी राजा है रायगढ़ के चक्रधर समारोह हमारे पगारिया जी रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह आदिवासी राजा है, चक्रधर समारोह नहीं हो रहा है वहाँ। छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री कब मिलेगा? देखो, इस बात पे तो मैं सहमत नहीं हूँ कि आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, ST/SC चाहिए कि जनरल चाहिए। जो काबिल हो, जो राज्य को आगे बढ़ाए किसी भी क्षेत्र में, उसे आगे आना चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए ये कोई मापदंड नहीं है, या जनरल मुख्यमंत्री चाहिए कोई मापदंड नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करे, जो अपने जनता की खुशहाली के लिए काम करे, राज्य को, जिले को, देश को आगे बढ़ाए, उसको मौका मिलना चाहिए। आरक्षण के बारे में देखो, खुलकर बोलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि योग्यता वहाँ पर समाप्त, जब आरक्षण की बात आती है तो योग्यता समाप्त हो जाती है। हाँ, लेकिन एक लाभ जरूर मिलता है। मेरे पिताजी भी कहते थे कि जो दबे कुचले लोग होते हैं बेटा, अगर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो आगे कैसे आएंगे। तो जरूरत भी है और तकलीफ भी है। आरक्षण जो शब्द है वो कारगर भी है और तकलीफ दे भी। लेकिन एक अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि समाज सेवा, धर्म और सियासत, ये तीनों आप बैलेंस कैसे करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं। धर्म के बिना तो जीवन हो नहीं सकता। इस देश को धर्म ही बचाएगा। समाज सेवा तो इसलिए करना है कि आपको अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। और जहाँ तक सियासत की बात है, कुछ पावर के लिए सियासत, यदि किसी व्यक्ति की इच्छा हो तो पावर में आए, सियासत में आए और अपनी सोच को अंजाम दे, और नहीं तो बगैर पावर भी कर सकता है, लेकिन उसकी क्षमता नहीं सीमित रहेगी। लेकिन आप बढ़िया से तीनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए अपलॉड टू यू। और मैं अच्छा पारिवारिक जीवन जीता हूँ। मेरी पत्नी बबीता आई हुई है, मेरा बेटा अभिषेक आया हुआ है, पूरा परिवार आया हुआ है। अच्छा व्यापारिक जीवन जीता हूँ। मैं उद्योगपति भी हूँ। आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होना चाहिए। यदि आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे तो आप क्या सेवा करेंगे? किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं यार ये तो व्यापारी है, इसे नेता कैसे बनाया जाए? मैं तो कहता हूं यदि कोई व्यापार जगत का आदमी सियासत में आता है तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ के आता है। अभी कुछ राजनेता अपनी नौकरी छोड़ के राजनीति करना चाहते हैं, बहुत महिमामंडित करते हैं कि देखिए ये मतलब सेवा करने आना चाह रहे हैं। आज मैं यदि राजनीति में आना चाहता हूं, मेरा भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़ा व्यापार है, आज मुझे भी तो छोड़ के आना पड़ेगा। मैं ऐसे थोड़ी राजनीति कर लूंगा।
मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। घर में रोज चर्चाएं होती हैं, राजनीति करूं कि नहीं करूं, रोज सुबह सोचता हूं, शाम को फिर डर जाता हूं करूं कि नहीं करूं। पर चलिए इसी दुविधा में उम्मीद रहता के हूं। साथ कि जो आप चाहते हैं, जैसा हमेशा से करते आए हैं, आगे भी करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमान के लिए और इस शानदार सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद पूर्णिमा जी। शुक्रिया।